जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के नर्मदा नदी की एडवांस जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है और आखिर कहाँ जाकर के वे आखिरी में मिल जाती है, और नर्मदा नदी पर आखिर ऐसे कौन कौन से बांध है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना तो याद है हमें कि एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। आने वाले समय में आपकी एमपीपीएससी की एग्जाम है और मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा भी आपकी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम आने वाले समय में होने वाली है। इसी दृष्टि को देखते हुए हमने एमपीजेकी के एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं और जानते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के बारे में। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नर्मदा नदी के बारे में। यदि बात की जाए नर्मदा नदी के बारे में तो नर्मदा नदी अमरकंटक में मैकाल पर्वत श्रेणी के पुष्पराजगढ़ तहसील की अनूपपुर जिले से निकलती है। यदि बात की जाए अमरकंटक से तो अमरकंटक से होकर के उसके आजू बाजू 5 किलोमीटर रेंज से कम 3 नदियां का उद्गम पॉइंट है। एक हमको वहां पे सोन नदी देखने को मिलती है और आगे जाकर के वहां पे हमको एक महानदी देखने को मिलती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे यदि सपोज मैं नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट बनाता हूँ तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो ये आपका जो भाग है ये आपका नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है। राइट, चलिए नर्मदा कुंड बात की जाए नर्मदा कुंड की तो ये हमारा जो अमरकंटक क्षेत्र है, अमरकंटक की जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसके अंतर्गत एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है पुष्पराजगढ़। किसका नाम है? पुष्पराजगढ़, जो कि अनूपपुर जिले का एक तहसील है। यहां से ही हमारी नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र है। यदि बात की जाए अमरकंटक के नॉर्थ साइड में तो यहाँ पर हमको एक नदी मिलती है जो कि हमारी कौन सी नदी का उद्गम पॉइंट है? यहाँ पे सोन नदी। यदि इसी के ईस्ट में देखा जाए तो इस साइड पर हमको यहाँ पे एक सिरसा हिल दिखता है जहाँ पर हमको महानदी का ओरिजिन पॉइंट है। तो ये जो आपका जो अमरकंटक क्षेत्र है वो वहाँ से 3 बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र 5 किलोमीटर के रेंज से। सबसे पहले अपन को क्या दिखता है यहाँ पे? अमरकंटक का पुष्पराजगढ़ तहसील से हमको इस अनूपपुर जिले में एक नदी का ओरिजिन पॉइंट मिलता है जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। यदि बात की जाए नर्मदा नदी की तो इस प्रकार से ये बह करके आखिरी में जाकर के ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है अरब सागर में। कहाँ पर जाकर के मिलती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर के इसमें क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनूपपुर से लेकर के खंबात की खाड़ी तक के पहुँचने में आखिर ये कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए लेकर के चलती है। यदि हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में तो नर्मदा नदी की टोटल जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर की है। कितनी है? 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में यदि हम इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1077 किलोमीटर। राइट, चलिए तो मैंने आपको सबसे पहले बताया इसकी टोटल लंबाई, जो टोटल लेंथ है हमारी नर्मदा नदी की वो है 1312 किलोमीटर। और यदि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात की जाए, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, तो ये 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। राइट, इसी कारण से ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक, सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? नर्मदा रिवर। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां से नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र तो हमको निकल गया। कहां से मिला? पुष्पराजगढ़ तहसील से, जो कि किसका भाग है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का। चलिए अब होता ही यूं है कि जब यहां से ये उद्गम क्षेत्र उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे यहां से जब नर्मदा नदी आगे बढ़ते रहती है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक जिला मिलता है जिसका नाम है ढिंडोरी।
क्या नाम है? ढिंडोरी। ढिंडोरी से यदि आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर हमको मंडला रीजन देखने को मिलता है, मंडला जिला। यदि हम मंडला जिले से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमको जस्ट आगे यहाँ पर जबलपुर देखने को मिलता है। क्या दिखता है यहाँ पे? जबलपुर। यदि हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें जबलपुर के आगे, तो जबलपुर के बाद आपको यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है नरसिंहपुर। क्या मिलता है माय डियर? यहाँ पे नरसिंहपुर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से होकर के नर्मदा नदी हमारी बहती हुई हमको नजर आती है। यदि हम सीधे नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर के आगे हमको जो नदी आगे बढ़ती हुई मिलती है तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? रायसेन। रायसेन से यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमको यहाँ पे आगे होशंगाबाद देखने को मिलता है। क्या मिलता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद से आगे यदि हम बढ़ने की कोशिश करें तो होशंगाबाद के बाद ये जो हमारी नदी है वो हरदा में प्रवेश कर जाती है। हरदा के बाद यदि बात की जाए तो ये देवास पहुंच जाती है। देवास से आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए तो देवास से जस्ट आगे थोड़ा निकलते हैं तो हमको यहाँ पे एक क्षेत्र मिलता है जिसको हम खंडवा के नाम से जानते हैं। खंडवा से आगे बढ़ करके हमारी जो नर्मदा नदी है वे आगे जाकर के हमको सीहोर पे मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? यहाँ पे देवास के बाद, सॉरी यहाँ पे कहाँ मिल जाती है? सीहोर। सीहोर के बाद कहाँ चले जाती है? खंडवा। और खंडवा के बाद यदि बात की जाए ये तो आगे बढ़ करके हमको खरगोन रीजन में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर चले जाती है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। खरगोन के बाद यदि हम बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पर हमको बड़वानी जिला देखने को मिलता है। बड़वानी के बाद आगे बात की जाए तो यहाँ पर जाकर के ये धार पहुँच जाती है। धार से आगे जाकर के यहाँ पर ये अलीराजपुर में प्रवेश कर जाती है। राइट। तो आपने यहाँ पर समझने की कोशिश किया कि अमरकंटक से होकर के कहाँ पर पहुँची है? अनूपपुर के बाद ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, इस प्रकार से। राइट। चलिए अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और जाकर के आखिरी में अरब सागर में, कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के ये समाहित हो जाती है। राइट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमको बनते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक में मैकाल पर्वत श्रेणी के पुष्पराजगढ़ तहसील में एक जगह है अनूपपुर जिले में, वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है और आखिरी में जाकर के ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। यदि हम बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी एक्चुअल में 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 3। सबसे पहले यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और गुजरात के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक, या आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 3 राज्यों से होकर के हमारी कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। अब यदि बात की जाए नर्मदा नदी की और कौन कौन सी विशेषता होती है तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूंगा नर्मदा नदी को खुशियों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है इसको? खुशियों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्लेजर ऑफ रिवर, दैट इज कॉल्ड नर्मदा रिवर। राइट। यदि हम इसकी बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और आगे यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इंडिया की, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे के पूरे, क्योंकि एग्जाम में पूछने को बार बार पूछे जाते हैं। राइट। चलिए अब यदि हम आगे इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो आपकी जो नदी है नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी के बाद एक ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो करती है। कहां से कहां तक के जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। मतलब क्या होता है? ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती है। कहां पर होती है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है। राइट। चलिए ये जो हमारी नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। किसका निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एमपीपीएससी में रिसेंटली पूछा गया था कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है कि जो वो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं उसको समाहित नहीं कर पाती, आगे उसको पुश करके दूसरी जगह समांतरित कर जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है? एस्चुरी कहलाती है। राइट। चलिए यदि हम बात करें इसकी तो ये भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है।
चलिए, यदि हम नर्मदा नदी के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नर्मदा नदी बहुत सारे जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कैसे किस प्रकार से बनाती है, यदि हम बात करें, जैसे यदि हम अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में नर्मदा नदी विभिन्न प्रकार के जलप्रपात बनाती है, रेनफॉल बनाती है। आखिर अनूपपुर में बनने वाले रेनफॉल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो नर्मदा नदी है वे अनूपपुर में कौन कौन सी रेनफॉल बनाती है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहां पर आपका ये बनाती है कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, दुग्धधारा के बाद यदि बात की जाए तो यहीं पर हमको शंभुधारा जलप्रपात भी देखने को मिलता है। यदि शंभुधारा की बात की जाए आगे तो यहाँ पर हमको लक्ष्मण धारा भी देखने को मिलती है। लक्ष्मण धारा के आगे समझने की कोशिश करें तो हमको यहाँ पे पंचधारा जलप्रपात भी देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि आगे बात की जाए तो यहीं पर हमको दुर्गा धारा भी देखने को मिलती है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके, नर्मदा नदी के अनूपपुर में बनने वाले जलप्रपात। तो नर्मदा नदी अनूपपुर में कितने जलप्रपात बनाती है, बहुत सारे बनाती है, जिनमें से जो मुख्य है वो है आपका कपिलधारा, दुग्धधारा, शंभुधारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा और दुर्गा धारा। ये आपके पूरे के पूरे क्या है, जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर बनते हैं, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। राइट, चलिए आगे हम बात करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे ये नदी यहाँ से बहती है मंडला ढिंडोरी। ये आपका पूरा का पूरा हिल स्टेशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर हमको नर्मदा नदी पहाड़ी में बहते हुए नजर आती है और जैसे ये जबलपुर में इंटर करती है, ठीक है, जबलपुर में जैसे एंट्री करती है तो ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि नर्मदा नदी मैदान में कौन से जिले में प्रवेश कर जाती है या कौन से स्थान से मैदान में प्रवेश करती है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नर्मदा नदी है वो जबलपुर के बाद जाकर के यहाँ पर मैदान में प्रवेश करती है। यदि हम बात करें जबलपुर में तो आपको एक बहुत बड़ा जलप्रपात देखने को मिलता है जिसको हम भेड़ाघाट में धुआंधार के नाम से जानते हैं। राइट, यहाँ पर आपको भेड़ाघाट देखने को मिलता है जहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो ये 18 मीटर इसकी हाइट है धुआंधार जलप्रपात की। राइट, तो आपको पूछेगा कि भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात देखने को हमको मिलता है। यदि हम इसकी बात की जाए तो इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर है माय डियर, 18 मीटर है। और कपिलधारा और दुग्धधारा की बात की जाए तो इनकी जो हाइट है ये 15 मीटर है। कितने मीटर है, 15 मीटर। याद रखिएगा, हाइट भी इनकी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए अब आगे धीरे धीरे ये नदी बढ़ती है नरसिंहपुर, जबलपुर से नरसिंहपुर में पहुंची। तो जैसे ही नरसिंहपुर में पहुंचती है, यहाँ पे ए वाले पॉइंट में नरसिंहपुर में, तो हमको देखने को मिलता है नरसिंहपुर पॉइंट में यहाँ पर नर्मदा नदी जाकर के दो मुख्य जलप्रपात का निर्माण करती है जिसको हम जानते हैं भीमकुंड, सातधारा और अर्जुन कुंड के नाम से यहाँ पर हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं माय डियर, यहाँ पे भीमकुंड जलप्रपात, राइट, सातधारा, सप्तधारा जलप्रपात, राइट, और एक और हमको यहाँ पे जलप्रपात देखने को मिलता है जिसको हम अर्जुन कुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ पर बनते हैं हमारा, नरसिंहपुर में नर्मदा नदी कितने जलप्रपात बनाती है, 3 मुख्य जलप्रपात बनाती है, भीमकुंड जलप्रपात, सप्तधारा जलप्रपात और हमारा अर्जुन कुंड रेनफॉल जिसको हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अब धीरे ये आगे बढ़ती है। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था कि नरसिंहपुर में कौन सा मेला लगता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बरमान का मेला है, किसका, बरमान का मेला हमारा नरसिंहपुर में लगता है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम बात करें नर्मदा नदी की तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है नरसिंहपुर से। जब ये देवास के पास जाकर के एंट्री मारती है, कहां पर, देवास से सीधे खंडवा में प्रवेश करती है। तो खंडवा में आपको मुख्यतः 2 प्रकार के जलप्रपात देखने को मिलते हैं जिसको हम दारदी और मानधाता जलप्रपात के नाम से जानते हैं। दारदी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, खंडवा रीजन में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाती है और सीधे जाकर के अरब सागर में खंबात की खाड़ी में एंटर कर जाती है। अब बात की जाती है कि नर्मदा नदी यहां से बह करके तो निकली, इसका जो ईस्ट रीजन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भाग है, इस साइड वाला ऊपरी का, तो ये कहलाता है आपका विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? विंध्य क्षेत्र। और इसके नीचे की ओर बात करें राइट हैंड साइड की, तो यहां पर आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलती है, राइट। कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है यहाँ पे? सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र या सतपुड़ा वैली। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया आपका कि जो नर्मदा नदी है वे सतपुड़ा क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र के बीचों बीच से होकर के बहती है, राइट। याद रखिएगा, विंध्य क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र के बीचों बीच से होकर के ये बहती है। अब यदि हम आगे इसकी समझने की कोशिश करें अगले पॉइंट की, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलता है कि यहां पर यदि बात की जाए तो ये, ठीक है, यदि बात की जाए तो भारत की कौन सी नदी थी ये सबसे बड़ी? सॉरी, ये तीसरी नहीं थी, इसको पांचवी कर लीजिएगा, ठीक है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। किसका निर्माण करती थी? एस्चुरी का निर्माण करती थी। यदि हम बात करें इसकी, तो नर्मदा नदी में हमको इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज दिखती है। इसके मतलब क्या हुआ? सहायक नदियां। तो आपको इंपॉर्टेंट सहायक नदियां पूछता है कि नर्मदा नदी की मुख्यतः सहायक नदी कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा, इसकी जो टोटल जो सहायक नदी है वो टोटल 41 सहायक नदी है। कितनी सहायक नदी है? 41 सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा नदी की। यदि बात की जाए इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ, यदि नर्मदा नदी के बाएं तरफ की बात की जाए तो टोटल आपको यहाँ पे जो नदी मिलती है वो 22 नदी देखने को मिलती है। और इसके दाईं तरफ बात की जाए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आपको 19 सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। तो टोटल इसकी जो सहायक नदियाँ 41 सहायक नदियाँ है, बाईं तरफ 22 और राइट हैंड साइड में कितनी है? यहाँ पे 19 सहायक नदियाँ देखने को मिलती है। यदि हम इसकी मुख्य नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ इसकी सहायक नदियों का, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। यहाँ पे जो दिखती है आपको वो दिखती है बरनार, ठीक है, शेर नदी, शक्कर नदी, ठीक है। उसके बाद आपको दिखती है दूधी नदी। दूधी नदी के बात की जाए तो तवा नदी, ठीक है। तवा नदी के बाद आपको बंजर नदी, बंजर नदी के बात की जाए तो गंजाल नदी, ठीक है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं जो मोस्टली पूछी जाती है। अब बात की जाती है तवा नदी, तो आपको पता है कि तवा नदी कहाँ पर इंटर करती है? होशंगाबाद में। कहाँ पर प्रवेश करती है? तवा नदी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी तवा नदी आकर के नर्मदा नदी से मिल जाती है। यदि बात की जाए तवा नदी की, तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो तवा नदी है, राइट। और आपको पता है कि ये बंजर नदी कहाँ पर इंटर करती है? मंडला में प्रवेश करती है। जो बंजर नदी अपन को देखने को मिलती है कहाँ पर मिलती है? अपन को मंडला से नर्मदा नदी में इंटर कर जाती है, राइट। और उसी प्रकार से बहुत सारी नदियाँ हैं, इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। ये कौन से साइड की थी माय डियर स्टूडेंट? ये बाईं तरफ की सहायक नदी थी। यदि मैं इसकी दाईं तरफ की सहायक नदियों की बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो ये है आपकी हिरन नदी, दूसरी है आपकी शेरनी नदी, ठीक है। शेरनी तो अपन ने शेर ऊपर लिख लिया था। ये आपकी है हथिनी नदी, हिरण नदी, हथिनी नदी, मान नदी, ऊंटी नदी और आपकी बरना नदी। ये मुख्यतः आपकी दाईं तरफ की नदी है, ठीक है, राइट हैंड साइड के। ये आपकी मुख्य सहायक नदियां हैं। 19 में से कुछ कौन कौन सी मैंने बोला? हिरण नदी, हथिनी नदी, मान नदी, ऊटी नदी, बरना नदी, ठीक है। और इसके जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात किए थे तो बरनार नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, बंजर नदी और गंजाल नदी हमको देखने को मिलती है। इसकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी, राइट। चलिए, यदि हम बात करें नर्मदा नदी के अन्य नाम की, किसके नाम की? अन्य नाम की। तो इसके जो अन्य नाम हैं उसको याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए इस साइड लिखते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, यदि हम इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नर्मदा नदी के अन्य नाम, अदर नेम कौन कौन से? इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अन्य नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी की। तो पहला नाम है इसका सोमप्रभा। क्या है? सोमप्रभा, ठीक है। नर्मदा नदी को और किस नाम से जानते हैं? सोनप्रभा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये अमरकोश में इसको सोनप्रभा नाम दिया गया है, ठीक है। अमर नाम के एक व्यक्ति थे जिसके द्वारा अमरकोश ग्रंथ लिखा गया, उसमें सोनप्रभा नाम दिया गया है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का अमरकोश
में क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया है? सोम प्रभा। यदि हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? शिवपुत्री। शिवपुत्री के नाम से भी जानते हैं हम इसको। यदि हम इसके बात करें तो सोमदेवी, सोमदेवी के नाम से भी हम नर्मदा नदी को जानते हैं। तो सोमदेवी की बात की जाती है तो सोमदेवी का जो जिक्र मिलता है हमको, ये हमारे व्यक्ति हुए एक कालिदास। कालिदास ने अपनी मेघदूतम रचना में नर्मदा नदी का नाम सोमदेवी रखा था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है माय डियर कि कालिदास ने नर्मदा नदी को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था उन्होंने? सोमदेवी के नाम से इसको पुकारा था, राइट। उसी प्रकार से यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी का एक और नाम क्या है? उपनाम रेवा नदी। यदि हम इसको बात करें तो इसका एक और नाम है संकरी नदी। कौन सी नदी? संकरी नदी। उसी प्रकार से आगे हमको देखने को मिलती है, इसका एक और नाम है जो उसका नाम है कुंवारी नदी। ठीक है, कुंवारी नदी। कुंवारी नदी नाम कहां पर पड़ा था? तो एक वायु पुराण लिखा गया था ग्रंथ, वायु पुराण। वायु पुराण में नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के नाम से पहचाना जाता है। यदि हम इसके आगे की बात करें तो इसका अन्य नाम है मैकाल सुता। क्या नाम है? मैकाल सुता। मैकाल सुता भी किसका नाम है? नर्मदा नदी का। यदि हम बात करें आगे तो एक और नाम हमको देखने को मिलता है नामदोस। क्या नाम है? नामदोस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामदोस नाम ये एक टालमी नाम के व्यक्ति हुए थे जिन्होंने नर्मदा नदी का नामदोस नाम रखा था। क्या नाम रखा था? नामदोस, राइट। इसके कौन कौन से नाम है? अन्य नाम सोनप्रभा अमरकोश में बोला गया है, शिवपुत्री, सोमदेवी कालिदास ने नाम रखा था मेघदूतम रचना में, रेवा नदी, संकरी नदी, कुंवारी नदी। कुंवारी नदी का जिक्र कहां पर मिलता है? हमको वायु पुराण में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मैकाल सुता, ठीक है, मैकाल सुता, नामदोस। नामदोस किसने रखा था नर्मदा नदी का नाम? तो ये लिखा था टालमी ने, राइट। तो इस प्रकार से हमने समझने की कोशिश किया कि नर्मदा नदी की बेसिक से लेकर के एडवांस जानकारी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है माय डियर कि नर्मदा नदी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, नर्मदा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी जो कि टोटल 148 दिन की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि जो नर्मदा सेवा यात्रा थी, कौन सी? नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुई थी और 15 मई 2017 को ये खत्म हुई थी, राइट है। चलिए, नर्मदा सेवा यात्रा का शुभारंभ कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से यात्रा प्रारंभ हुई थी और 15 मई 2017 को अरिराजपुर के पास एक सेंडवा गांव है, वहां पर जाकर के खत्म हुई थी। कितने दिन की थी ये? 148 दिन की यात्रा थी, अप एंड डाउन। तो इसमें नर्मदा सेवा यात्रा के अंतर्गत ये बताया गया था कि नर्मदा नदी का संरक्षण कैसे करना है, नर्मदा नदी को किस प्रकार से उसको प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस प्रकार को लेकर के, इसी ड्रीम को लेकर के हमारी नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी जो कि टोटल कितने दिन की थी? 148 दिन की। तो आई होप आप लोगों को नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बनिए रहिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।